Hello student, we are starting the second part of multi-threading. Actually the first part of multi-threading has been discussed in previous video lecture. There we will see what is thread, how we create thread, and what is the output of thread program this class. Now second is creating thread by implementing runnable interface. रनेबल इंटरफेस का इम्प्लीमेंट करके हम थ्रेड को कैसे क्रिएट करेंगे ये हम देखने जा रहे हैं। तो पहले तो ये जानना जरूरी है कि रनेबल इंटरफेस क्या है। जावा एपीआई प्रोवाइड्स ए प्री डिफाइंड इंटरफेस दैट इज रनेबल इंटरफेस। जावा एपीआई रनेबल इंटरफेस प्रोवाइड करता है of java.lang package to create any thread on our program. Runnable interface is super interface of thread class. This is important topic. This is important point. Runnable interface जो है वो thread class का super interface होता है। यानी runnable interface की जो abstract method है वो thread class में भी अवेलेबल हो जाती हैं। सबसे पहले हम रनेबल इंटरफेस और थ्रेड क्लास को एपीआई में चेक करते हैं। तो यहाँ पर एपीआई है। एपीआई में लैंग पैकेज को पहले सेलेक्ट करते हैं। ये लैंग पैकेज हमने सेलेक्ट किया। लैंग पैकेज की सभी इंटरफेसेस यहाँ पे आपको दिख रही हैं। रनेबल को हमने क्लिक किया। रनेबल जैसे ही ओपन होता है तो सिर्फ इसमें एक मेथड दिख रही है, वाइड रन। रनेबल इंटरफेस में एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, वाइड रन। एक्चुअली रन मेथड ही वो इम्पोर्टेंट मेथड है जो थ्रेड को क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है। जो थ्रेड को क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है दैट इज रन मेथड। और यही रन मेथड रनेबल इंटरफेस की थ्रेड क्लास में भी इनहेरिट होती है। तो जो रन मेथड का यूज करके हम थ्रेड को डिफाइन करते हैं वो एक्चुअल में रनेबल इंटरफेस की मेथड होती है। एक्चुअल में रनेबल इंटरफेस की एब्स्ट्रैक्ट मेथड होती है, ना कि थ्रेड क्लास की मेथड होती है। तो जो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था थ्रेड क्लास को यूज करके थ्रेड को क्रिएट करना, वहां जो रन मेथड यूज कर रहे थे, और आज जो हम रन मेथड यूज करेंगे दोनों ही एक ही रन मेथड है, वो रनेबल इंटरफेस की है। और थ्रेड क्लास के बारे में भी देख लेते हैं। यहाँ पे थ्रेड क्लास के बारे में जब हम देखते हैं तो आप क्या देख रहे हैं कि जो थ्रेड क्लास है इम्प्लीमेंटेड विच इंटरफेस, रनेबल इंटरफेस। थ्रेड क्लास जो है रनेबल इंटरफेस की सब क्लास है। तो जब सब क्लास है तो ऑटोमेटिक ये रन मेथड यहाँ डिफाइन हो जाएगी। जो ये रन मेथड है, ये रन मेथड एक्चुअल में थ्रेड क्लास से इनहेरिट होकर के हाई है और थ्रेड में हम इसे ओवरराइट करते हैं। थ्रेड में हम इसे क्या करते हैं, ओवरराइट करते हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारी मेथड आपको थ्रेड क्लास में मिल जाएगी। लेकिन रनेबल इंटरफेस की अगर हम बात करेंगे तो रनेबल इंटरफेस में सिर्फ और सिर्फ एक ही मेथड आपको मिलेगी। आप एपीआई में जाकर के थ्रेड क्लास और रनेबल इंटरफेस की डिटेल्स देख सकते हैं। सो लेट वी स्टार्ट। रनेबल इंटरफेस इज ए सुपर इंटरफेस ऑफ थ्रेड क्लास। Runnable interface provide run method for creating thread. This run method is also inherited into thread class. Okay. तो अब हम runnable interface को यूज करके थ्रेड को क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए स्टेप्स ध्यान रखेंगे। सबसे पहले क्रिएट सब क्लास ऑफ रनेबल इंटरफेस। रनेबल इंटरफेस का सब क्लास क्रिएट करेंगे। किसी भी इंटरफेस का जब सब क्लास क्रिएट करते हैं तो उसके लिए कौन सी कीवर्ड यूज करते हैं, उसके लिए इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड यूज करते हैं। ओवरराइड, सेकंड ओवरराइड रन मेथड ऑफ रनेबल इंटरफेस ऑन सब क्लास। तो सब क्लास में हम रनेबल इंटरफेस की रन मेथड को फिर से ओवरराइड करेंगे। नेक्स्ट, क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ थ्रेड क्लास दैट इज इनिशिएटेड बाय सब क्लास ऑफ रनेबल इंटरफेस। ये इंपॉर्टेंट थिंग्स है जब हम रनेबल का यूज करके थ्रेड को क्रिएट करने जाएंगे। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, मान लेते हैं ये थ्रेड क्या है, सब क्लास है रनेबल इंटरफेस की। तो सब क्लास का ऑब्जेक्ट हम यहाँ बनाएंगे
सब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और इस ऑब्जेक्ट को थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते समय पास करेंगे। थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते समय क्या करेंगे, पास करेंगे। एक्चुअली थ्रेड क्लास में एक कंस्ट्रक्टर है जो एक ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट करता है। थ्रेड क्लास में यहाँ पर आप देखेंगे थ्रेड क्लास में एक कंस्ट्रक्टर है जो कि एक ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट करता है। लेट वी सी कंस्ट्रक्टर हियर थ्रेड रनेबल टारगेट। दिस कंस्ट्रक्टर थ्रेड रनेबल क्लास का क्या रनेबल ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट करता है। तो यहाँ पर हम वही कर रहे हैं, रनेबल इंटरफेस की जो सब क्लास है उसका ऑब्जेक्ट पास करते हैं। तो जब ये ऑब्जेक्ट पास करेंगे तो ये जो रन मेथड है वो यहाँ अवेलेबल हो जाएगी और फिर जब स्टार्ट को कॉल करेंगे t.start तो कौन सा स्टार्ट कॉल होगा, वो इंटरफेस का स्टार्ट कॉल होगा। अभी हम प्रोग्राम में इसको डिटेल से देखेंगे। तो लेट्स वी सी ए प्रोग्राम ऑफ रनेबल इंटरफेस। यहाँ पे हमने एक रनेबल थ्रेड का प्रोग्राम बनाया है। तो सबसे पहले रनेबल का एक सब क्लास बना लेते हैं, रनेबल थ्रेड इम्प्लीमेंट्स रनेबल, और यहाँ रन मेथड को ओवरराइट कर देते हैं। रन मेथड में कुछ स्टेटमेंट यूज करते हैं। थ्रेड ए की जगह हम लिख लेते हैं, मैसेज भी चेंज कर दे, रनेबल थ्रेड नाउ रन क्लोज पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन रनेबल थ्रेड पी। यहाँ हम ऑब्जेक्ट किसका बनाते हैं, रनेबल इंटरफेस की सब क्लास का हमने ऑब्जेक्ट बनाया और इस ऑब्जेक्ट को पास कर देते हैं थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते समय। और जब हम t1.start को क्लिक करते हैं, स्टार्ट मेथड की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है रन मेथड को कॉल करना एज अ थ्रेड। तो कौन सी रन मेथड को कॉल करना, t1 इज द ऑब्जेक्ट ऑफ थ्रेड क्लास और थ्रेड क्लास में p को हमने पास किया है, p इज द रेफरेंस वेरिएबल ऑफ रनेबल थ्रेड और रनेबल थ्रेड के अंदर रन मेथड ये है। तो यहाँ पे t1.start करने पर रन मेथड कॉल होगी एज अ थ्रेड। सो लेट वी कंपाइल दिस एंड एक्सिक्यूट दिस, कंपाइलेशन सक्सेसफुल एंड रन दिस। तो रन करते समय आप क्या देखते हैं, रन करते समय हम देख रहे हैं कि मेन मेथड, देन रनेबल थ्रेड, देन मेन मेथड, देन रनेबल थ्रेड, देन मेन मेथड, देन रनेबल थ्रेड। तो यहाँ पर जो रन मेथड है वो मेन मेथड के साथ साइमल्टेनियसली एक्सिक्यूट हो रही है। दिस इज द आउटपुट ऑफ थ्रेड प्रोग्राम। फिर से जब हम इसे रन करेंगे तो सेम चीज वही आप फिर से देख पा रहे हैं, और जितनी बार हम रन करेंगे उतनी बार अलग अलग आउटपुट हमें प्राप्त होगा। द आउटपुट ऑफ थ्रेड प्रोग्राम इज डिपेंड ऑन द शेड्यूलिंग ऑफ CPU that we have discussed in previous video. So यहाँ पर हमने रनेबल इंटरफेस का यूज करके भी थ्रेड को क्रिएट करना सीखा है। हमने कहा कि जो स्टार्ट मेथड है वो रन मेथड को कॉल करता है एज अ थ्रेड। अगर यहाँ हम स्टार्ट मेथड को ना यूज करके डायरेक्ट t.run या t1.run करते हैं तो क्या होगा, लेट वी सी कंपाइलेशन सक्सेसफुल एंड रन भी हो जाएगा। लेकिन जब रन होगा तो इसमें पहले रन मेथड के सारे स्टेटमेंट एक्सिक्यूट होंगे, आप देख रहे हैं रन मेथड के सारे स्टेटमेंट एक्सिक्यूट हो रहे हैं। इसके बाद फिर मेन मेथड के स्टेटमेंट एक्सिक्यूट हो रहे हैं। दैट इज द सीक्वेंशियल एक्सिक्यूशन, नॉट साइमल्टेनियसली एक्सिक्यूशन। दैट इज सीक्वेंशियल एक्सिक्यूशन ऑफ फंक्शन। तो ध्यान रखेंगे, अगर हम रन को डायरेक्ट कॉल करते हैं तो हमें आउटपुट जो है वो सीक्वेंसली मिलेगा, लेकिन अगर रन को
थ्रेड की स्टार्ट मेथड से कॉल करते हैं तो हमारा जो आउटपुट है वो एज अ थ्रेड प्राप्त होगा, यानी प्रोग्राम का जो आउटपुट होगा वो साइमल्टेनियसली सभी मेथड सभी थ्रेड एग्जीक्यूट होंगे। ठीक है, जितनी बार भी हम इसे रन करेंगे सेम आउटपुट मिलेगा, क्योंकि इस टाइम हम क्या कर रहे हैं, रन को कॉल कर रहे हैं। सो रन को कॉल कर सकते हैं पर आपका आउटपुट जो है वो थ्रेड का प्राप्त नहीं होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ओके। सो दिस इज द वे हाउ टू क्रिएट थ्रेड by implementing runnable interface. Now let us see after that life cycle of thread. Life cycle of thread. Life cycle of thread is very important. जो हमारा थ्रेड है, थ्रेड को एक्सिक्यूट करते समय, तो यहाँ पर देखिए हमने एक थ्रेड बनाया है रन मेथड और फिर मेन मेथड। जब इसे रन करते हैं तो हमें इस प्रकार आउटपुट, जब इसे रन करते हैं तो हमें इस प्रकार आउटपुट प्राप्त होता है। रनेबल का आउटपुट, मेन का आउटपुट, रनेबल के स्टेटमेंट, मेन के स्टेटमेंट, रनेबल के स्टेटमेंट, मेन के स्टेटमेंट, इस प्रकार से आउटपुट हमें प्राप्त हो रहा है। हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जब रनेबल एक्सिक्यूट होता है तो मेन वेट करता है, जब मेन एक्सिक्यूट होता है तो रनेबल वेट करता है, और ये प्रोसेस तब तक चलती जाती है जब तक कि सारे स्टेटमेंट एक्सिक्यूट नहीं हो जाते हैं, और इसके बाद एक्सिक्यूशन खत्म हो जाता है और हम अपने प्रोग्राम में आ जाते हैं। तो यहाँ ये जो थ्रेड का एक्सिक्यूट होना और वेट करना और फिर लास्ट में फिनिश हो जाना, ये पूरी प्रोसेस जो है ये लाइफ साइकिल ऑफ थ्रेड कहलाती है। ये पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है, लाइफ साइकिल ऑफ थ्रेड कहलाती है। तो जो भी हम थ्रेड क्रिएट करते हैं वो किसी न किसी स्टेट में होती है, थ्रेड के लाइफ साइकिल के किसी न किसी स्टेट में होती है। लाइफ साइकिल मतलब कि फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड, फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड कौन कौन से स्टेट आते हैं थ्रेड में। तो इस प्रकार से थ्रेड के लाइफ साइकिल के 5 स्टेट्स को डिफाइन किया गया है। लेट वी सी। Thread class provides some predefined method. They are executed one by one automatically by the JVM. JVM के द्वारा थ्रेड क्लास की जो प्रीडिफाइंड मेथड है वो एक एक करके एक्सिक्यूट होती हैं, इसलिए इन्हें लाइफ साइकिल मेथड कहते हैं। These methods are called life cycle method of thread. Thread may be executed or waited during execution. Therefore, thread has some state from starting to end. This is called life cycle of thread. Thread की स्टेट होती है from starting to last, और जो हमारा थ्रेड है वो किसी न किसी स्टेट में होता है। तो 5 प्रकार के स्टेट होते हैं लाइफ साइकिल ऑफ थ्रेड के: न्यू बॉर्न स्टेट, रनेबल स्टेट, रनिंग स्टेट, ब्लॉक्ड स्टेट एंड डेड स्टेट। इसे डायग्रामेटिकली हम समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, लाइफ साइकिल ऑफ थ्रेड, यहाँ पर सबसे पहले न्यूबॉर्न स्टेट, रनिंग स्टेट, रनेबल स्टेट, ब्लॉक्ड स्टेट एंड डेड स्टेट। तो आप क्या देख रहे हैं कि जो फर्स्ट स्टेट होता है थ्रेड का वो न्यूबॉर्न स्टेट होता है। जब हम थ्रेड का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो उस समय थ्रेड हमारा न्यूबॉर्न स्टेट में होता है। जब थ्रेड का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, उस समय हमारा थ्रेड न्यूबॉर्न स्टेट में होता है, न्यूबॉर्न स्टेट में होता है। और इसके बाद स्टार्ट मेथड कॉल करते हैं, और जब स्टार्ट मेथड कॉल करते हैं तो थ्रेड एक्टिव हो जाता है, और एक्टिव होने पर या तो उसका आउटपुट हमें मिलता है या तो वह वेट करता है तो दूसरे थ्रेड का आउटपुट हमें मिलता है। तो या कहने का मतलब कि जो हमारा थ्रेड है स्टार्ट मेथड कॉल करने पर या तो वो रन होता है या रन होने के लिए वेट करता है। इस स्टेट को रनिंग या रनेबल स्टेट कहते हैं, रनिंग या रनेबल स्टेट कहते हैं। रनिंग स्टेट से रनेबल स्टेट में जाने के लिए यील्ड मेथड ऑटोमेटिक जेवीएम द्वारा कॉल होता है, यील्ड मेथड ऑटोमेटिक जेवीएम द्वारा कॉल होता है। और इसके बाद जब सारे स्टेटमेंट एक्सिक्यूट हो जाते हैं तो थ्रेड हमारा डेड हो जाता है। थ्रेड हमारा क्या हो जाता है, डेड स्टेट। डेड स्टेट
ऐसी स्टेट होती है जिसके बाद थ्रेड को फिर से कॉल नहीं कर सकते। थ्रेड के सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद ऑटोमेटिक थ्रेड जो है हमारा वो डेड स्टेट में पहुंच जाता है, डेड स्टेट में पहुंच जाता है। अगर हम चाहें थ्रेड को एक्टिव से ब्लॉक करना तो ब्लॉक स्टेट में थ्रेड को भेज सकते हैं। यहाँ पर हमारा थ्रेड तब तक रहता है जब तक हम उसे फिर से रिज्यूम ना करें। इसके लिए स्लीप मेथड, सस्पेंड मेथड, रिज्यूम मेथड और भी कुछ लाइफ साइकिल मेथड यूज करते हैं, जिसके द्वारा हम थ्रेड को एक्टिव से ब्लॉक्ड या ब्लॉक्ड से एक्टिव में ला सकते हैं। अगर ब्लॉक्ड से चाहें तो उसे डेड स्टेट में भी सेंड कर सकते हैं बाई एक्सप्लिसिटली कॉलिंग स्टॉप मेथड। तो स्टॉप मेथड का जब भी कॉल करेंगे किसी भी थ्रेड के लिए तो वो थ्रेड डेड स्टेट में पहुंच जाएगी और उसके बाद फिर उसका एग्जीक्यूशन फिर से स्टार्ट नहीं हो पाएगा। तो कहने का मतलब कि जो हमारा थ्रेड है उसकी 5 लाइफ साइकिल होती है: न्यू बॉर्न स्टेट, रनिंग स्टेट, रनेबल स्टेट, ब्लॉक्ड स्टेट एंड डेड स्टेट। सो दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ थ्रेड। नाउ इसके बाद जो हमारा थ्रेड है, थ्रेड को रन करते हैं तो आप क्या देख रहे हैं कि कभी मेन मेथड के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते हैं, कभी थ्रेड के स्टेटमेंट होते हैं एग्जीक्यूट। तो इन्हें कंट्रोल करने के लिए कभी कभी थ्रेड को कंट्रोल करने की जरूरत हमारे प्रोग्राम में आती है। तो थ्रेड को जब हम कंट्रोल करने जाएंगे तो इसके लिए 2 तरीके हैं। 2 तरीके से हम थ्रेड को कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोलिंग थ्रेड बाई सेट प्रियोरिटी मेथड ऑफ थ्रेड क्लास, जो पहला टेक्निक है दैट इज बाई सेट प्रियोरिटी मेथड ऑफ थ्रेड क्लास, और दूसरा है बाई लाइफ साइकिल मेथड ऑफ थ्रेड क्लास। तो हम एक एक करके इन्हें देखते हैं। बाई सेट प्रियोरिटी मेथड, सेट प्रियोरिटी मेथड है क्या देख लेते हैं। थ्रेड क्लास के अंदर, ये थ्रेड क्लास ओपन है, थ्रेड क्लास के अंदर सेट प्रियोरिटी एक मेथड है। सेट प्रियोरिटी, सेट नेम से हम थ्रेड के नेम को भी सेट कर सकते हैं स्ट्रिंग फॉर्मेट में। सेट प्रियोरिटी, दिस इज सेट प्रियोरिटी मेथड, पब्लिक वाइड सेट प्रियोरिटी। नाउ सेट प्रियोरिटी मेथड चेंज द प्रियोरिटी ऑफ दिस थ्रेड, चेंज द प्रियोरिटी ऑफ दिस थ्रेड। सेट प्रियोरिटी मेथड क्या करता है, थ्रेड की प्रियोरिटी चेंज करता है। इसमें इंटीजर आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट होते हैं। इंटीजर आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं, एक्सेप्ट होते हैं। इंटीजर इनपुट एक्सेप्ट कर सकते हैं। और 3 प्रकार की फील्ड होती है, मैक्स प्रियोरिटी, मिन प्रियोरिटी और नॉन प्रियोरिटी। तो सेट प्रियोरिटी मेथड का यूज करके हम किसी भी थ्रेड की प्रियोरिटी को सेट कर सकते हैं। तो हम प्रोग्राम में आकर देखते हैं सेट प्रियोरिटी मेथड। किसकी प्रियोरिटी सेट करनी है, हम चाहते हैं कि रनेबल इंटरफेस की प्रियोरिटी सेट करनी है। रनेबल इंटरफेस के थ्रेड की प्रियोरिटी सेट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर T1 डॉट स्टार्ट करने से पहले या बाद कहीं भी T1 डॉट सेट प्रियोरिटी और यहाँ इंटीजर वैल्यू पास कर देंगे। तो इंटीजर वैल्यू 1 से लेकर 10 तक लेती है। 1 जो है वो मिन वैल्यू होती है, 10 मैक्स वैल्यू और 5 नॉर्म वैल्यू होती है। तो 3 प्रकार की प्रियोरिटी होती है किसी भी थ्रेड की। यहाँ पे हम 1 कर देते हैं, सबसे मिनिमम सेट कर देते हैं। तो लेट्स सी, हमने थ्रेड की प्रियोरिटी सेट कर दी है मिनिमम। इसे कंपाइल करते हैं, कंपाइल करने के बाद इसे रन करते हैं। तो आप क्या देखते हैं, जब हमने मिनिमम प्रियोरिटी सेट की है तो मेन मेथड एग्जीक्यूट होता है, इसके बाद फिर थ्रेड एग्जीक्यूट होते हैं, इसके बाद थ्रेड क्या हो रहे हैं, एग्जीक्यूट हो रहे हैं। ठीक है, फिर से इसे रन करते हैं। तो हमेशा स्टार्ट कहाँ से होगा, मेन मेथड से, और जो थ्रेड है हमारा वो बाद में एग्जीक्यूट होगा क्योंकि इसकी प्रायोरिटी हमने मिनिमम कर दी है। इसकी प्रायोरिटी हमने क्या की है, मिनिमम की है। सेम पर प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन साइमल्टेनियसली ही हो रहा है। ऐसा नहीं है कि हम अगर मिनिमम कर देंगे, अगर हम मिनिमम प्रायोरिटी सेट कर दिए तो फिर वो
सबसे लास्ट में ही एग्जीक्यूट होगी, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इस मेथड को यूज करके, सेट प्रायोरिटी मेथड का यूज करके हम थ्रेड की प्रायोरिटी को सेट करते हैं। तो 3 प्रकार की प्रायोरिटी होती है। ठीक है, there are 3 priority value has defined in thread class, that is max priority, प्रायोरिटी, इसकी वैल्यू होती है 10, अक्सर एग्जाम में पूछता है। नॉर्म प्रायोरिटी, इसकी वैल्यू होती है 5, और एक होता है मिन प्रायोरिटी, और इसकी वैल्यू होती है 1। ठीक है, ये स्टैटिक वेरिएबल है, ये जो वेरिएबल है ये स्टैटिक वेरिएबल है, इंट स्टैटिक वेरिएबल है। इसलिए इन्हें अगर हमें यूज करना हो, तो हम थ्रेड क्लास के स्टैटिक वेरिएबल हैं, अगर इन्हें यूज करना हो तो ये लिखते हैं t1 डॉट सेट प्रायोरिटी थ्रेड डॉट मैक्स अंडरस्कोर प्रायोरिटी। ठीक है, लेट वी सी, इसे यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पर हमने T1 की प्रायोरिटी मिनिमम सेट की है। अगर इसे प्रायोरिटी कांस्टेंट के रूप में सेट करना हो तो कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, थ्रेड डॉट मिन अंडरस्कोर priority. Now compile this and execute this. Yes, it is working properly. ठीक है, और अगर हम इसे मैक्स कर देते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे कंपाइल किया हमने, कंपाइलेशन सक्सेसफुल, तो मैक्स किया अगर हमने, तो आप क्या देखते हैं, थ्रेड की प्रायोरिटी मैक्स हो जाती है और लास्ट में मेन मेथड रन होते हैं। ठीक है, थ्रेड, ठीक है, थ्रेड, ठीक है। तो दिस इज डिफॉल्ट वैल्यू जो होती है किसी भी थ्रेड की, वो होती है नॉर्म प्रायोरिटी। डिफॉल्ट प्रायोरिटी जो होती है किसी भी थ्रेड की, वो नॉर्म प्रायोरिटी होती है। डिफॉल्ट प्रायोरिटी जो होती है वो क्या होती है, नॉर्म प्रायोरिटी होती है। नाउ this is the priority setting by set priority. Now second is very important, by life cycle method of thread class. तो ये कुछ लाइफ साइकिल मेथड हैं, इनका यूज करके हम थ्रेड को कंट्रोल करते हैं। स्लीप क्या करता है, स्लीप इज ए स्टैटिक मेथड ऑफ थ्रेड क्लास that will blocked any thread for some time duration, as millisecond। ठीक है, एक्चुअली जो स्लीप मेथड है वह एक, इट इज an exception, it create an exception so that we throw an exception when we create this, we use this method, when we use this
मेथड। जब हम इस मेथड को यूज करेंगे तो हमें एक एक्सेप्शन सेंड करना पड़ेगा। सस्पेंड इट इज ए नॉन स्टैटिक मेथड ऑफ थ्रेड क्लास। सस्पेंड any thread till it will not resume। जब तक इसे रिज्यूम ना किया जाए तब तक ये थ्रेड को सस्पेंड कर देता है। और रिज्यूम इट इज यूज टू री एक्सिक्यूट एनी सस्पेंडेड मेथड। ठीक है, तो ये लाइफ साइकिल मेथड है। इन्हें यूज करके हम अपने थ्रेड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो हम प्रोग्राम में चल करके देखते हैं, प्रियरिटी को हटा देते हैं और फिर यहाँ पर अगर हम स्लीप को यूज करना चाहें तो स्लीप जो है, आप एपीआई में देख लीजिए स्लीप मेथड का प्रोटोटाइप क्या है। स्लीप मेथड का प्रोटोटाइप क्या है, क्योंकि प्रोटोटाइप के अकॉर्डिंग ही हम मेथड को कॉल करते हैं। स्लीप जो है स्टैटिक मेथड है, स्लीप जो है वो क्या है, स्टैटिक मेथड है। ठीक है, स्लीप, और इसमें मिली सेकंड में वैल्यू हम देते हैं, तो उतने सेकंड तक थ्रेड का एक्सिक्यूशन रुक जाता है। सो यहाँ पर T1 डॉट स्लीप, T1 को हम रोकते हैं कितने सेकंड तक, 1000 मिली सेकंड तक। 1000 मिली सेकंड इज इक्वल टू 1 सेकंड होता है। और ये एक्सेप्शन मेथड है, इसलिए हम इसे जब भी यूज करेंगे थ्रोज एक्सेप्शन को हम थ्रो करेंगे। जिस मेथड में यूज करेंगे वहां पर, ये एक्सेप्शन हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट है, इसको हम इसके जस्ट बाद डिस्कस करेंगे। मल्टी थ्रेडिंग के बाद एक्सेप्शन हैंडलिंग ही हम डिस्कस करेंगे, तो वहां पर आपको प्रॉपरली बताया जाएगा कि एक्सेप्शन हैंडलिंग इस प्रकार। स्लीप ना कंपाइल करते हैं, कंपाइल करने के बाद इसे रन करते हैं। तो आप क्या देख रहे हैं कि कुछ समय तक ये रुकता है, इसके बाद फिर मेन मेथड एग्जीक्यूट होता है। तो कितने से समय के लिए रुकता है, 1 सेकंड, 1000 मिली सेकंड मतलब 1 मिली सेकंड के लिए हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन रुकता है। इसके बाद फिर प्रोग्राम हमारा रन होता है। नाउ तो दिस इज स्लीप मेथड। अगर हम चाहें सस्पेंड मेथड, स्लीप मेथड का यूज हमेशा थ्रेड क्लास के साथ करेंगे, क्योंकि यह स्टैटिक मेथड होती है। स्टैटिक मेथड हमेशा क्लास के नेम से कॉल होती है। तो थ्रेड डॉट स्लीप करने पर जो ये मेन थ्रेड है ये रुक जाएगा, जो मेन थ्रेड है वो ये रुक जाएगा। आप आउटपुट में देख रहे हैं कि मेन थ्रेड का एक्सिक्यूशन रुक जाता है 1 सेकंड के लिए। अगर हम इसे बढ़ा देते हैं 10 या फिर यहाँ पे हम इसका 5000 मिली सेकंड करते हैं, तो आप देखेंगे 5 सेकंड के लिए हमारा प्रोग्राम रुक जाएगा। कंपाइल किया और फिर इसके बाद रन किया, 5 सेकंड बाद ऑटोमेटिक हमारा नेक्स्ट आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप कुछ समय के लिए किसी थ्रेड के एक्सिक्यूशन को रोकना चाहते हैं, स्लीप मेथड यूज करेंगे। इसी प्रकार अगर आप किसी कंडीशन के अनुसार किसी थ्रेड का एक्सिक्यूशन रोकना चाहते हैं, तो उसके लिए आप सस्पेंड मेथड यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम T1 को सस्पेंड कर देते हैं, सस्पेंड T1 डॉट सस्पेंड कर दिया हमने। और जब मेन मेथड कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो जाए, तब इसे रिज्यूम करते हैं। अगर रिज्यूम नहीं करते तो क्या होगा, आप देखिए, कंपाइल किया हमने, कंपाइल करने के बाद इसे रन किया। रन करने पर देखिए सिर्फ मेन मेथड का आउटपुट आपको मिलता है और प्रोग्राम हमारा रुका है। क्यों रुका है, क्योंकि जो थ्रेड का आउटपुट है वो सस्पेंडेड है। थ्रेड का जो थ्रेड हमने बनाया है वो क्या है, सस्पेंडेड है, यानी ब्लॉक्ड स्टेट में। तो वहां हमारा प्रोग्राम का एक्सिक्यूशन क्या है, स्टॉप है। तो सस्पेंड को हमें रिज्यूम करना होता है। पहले इसे क्लोज करते हैं और फिर रिज्यूम करके इसे देखते हैं। T1 को सस्पेंड किया था, यानी यहाँ हम T1 को रिज्यूम कर देते हैं। ना कंपाइल किया,
कंपाइलेशन में ये नोट आएगा डिप्रिकेटेड मेथड, क्योंकि सस्पेंड जो है वो डिप्रिकेटेड मेथड है। डिप्रिकेटेड मेथड के लिए आपको पता है कि जावा कंपाइलर एक नोट देता है। तो आपने क्या देखा यहाँ पे, T1 को पहले हमने सस्पेंड किया था, तो मेन थ्रेड एक्सिक्यूट हुए, और मेन थ्रेड एक्सिक्यूट होने के बाद फिर जब रिज्यूम हुआ तब मेन थ्रेड क्या होता है, एक्सिक्यूट होता है। फिर से रन करते हैं, मेन थ्रेड एक्सिक्यूट होता है और फिर रिज्यूम होने के बाद हमारा रनेबल थ्रेड एक्सिक्यूट होता है। तो दिस इज कंट्रोलिंग ऑफ थ्रेड। सो दिस इज ऑल अबाउट मल्टी थ्रेडिंग। आज हमने देखा कि थ्रेड क्या होते हैं, थ्रेड को किस प्रकार क्रिएट करते हैं। 2 प्रकार की टेक्निक होती है थ्रेड को क्रिएट करने की। दिस प्रेजेंटेशन विल कवर थ्रेड, creation of thread, life cycle of thread, controlling of thread, ठीक है। तो this is all about multi-threading. At the end we have one assignments to all of you. These assignment will be submitted into my mail or my WhatsApp number. Define thread, discuss the life cycle of thread with neat diagram, differentiate between thread based multitasking and process based multitasking, explain how a thread is created by implementing Renable interface, explain how a thread created by extending thread class, discuss method of controlling thread. So these are the questions you have to submit, and we will stop this presentation here. The next topic, from the next topic we will meet tomorrow. Thank you.